हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस की क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 5 जो कि आपका संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सभी अनुच्छेदों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने कुल 51 अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ लिया है। आज से हम लोग अनुच्छेद 52 में 52, 53, 54 और 55 आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। 55 नंबर जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है, उसमें ज़्यादा बातें कही गई हैं, तो उसको पूरा नहीं देखेंगे, उसका थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देंगे। बाकी आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने आपसे ये भी कहा था कि जब हमारा एक भाग कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम सॉल्व करवा देंगे। तो देखिए, आपका जो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है और जो मौलिक कर्तव्य है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी परीक्षाओं में, उसको अभी हमने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको वक्त चाहिए, उसको हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम लोग भाग 5 के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। भाग 5 के अनुच्छेद 52, 53 और 54 के बारे में फुल डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो भाग 5 है, इसमें जो है क्या कहा गया है, तो ये संसदीय कार्यपालिका में सरकार की शासन प्रणाली के बारे में बताता है भाग 5। देखिए, अगर कोई आपसे सीधे पूछ ले कि भाग 5 क्या है, तो ये है संसदीय कार्यपालिका में सरकार की शासन प्रणाली के बारे में बात करता है। अब किस प्रकार की इसमें कहा गया है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि इसमें जो होगा एक राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होगा, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। ये बातें कही गई हैं। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा। जैसे वर्तमान टाइम में जो आपकी संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, तो पीएम कौन है इस टाइम, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। तो इसी प्रकार से मतलब ऐसे क्रम चलता रहेगा, जो भी मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और बाकी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, उनके बारे में आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। देखिए, इसके सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे तथा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, उसके जो सभी सदस्य होंगे वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे, ये चीज़ है। और वो सभी क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भारत है वहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में तो आपने देख ही लिया कि इसमें जो है कार्यपालिका का औपचारिक जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा और वास्तविक शक्तियाँ जो होंगी वो मंत्रिपरिषद में निहित होंगी और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जो आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसमें जो है कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वह अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमाओं को अपनी नीतियों और अपने कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होगा। मतलब जो अमेरिका का जैसे संविधान है, वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो कई प्रकार से स्वतंत्र होता है वहाँ की कार्यपालिका से। उसके मतलब भारत का अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके मन में जो भी आए वो कर सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन वहीं पे देखा जाए भारत के राष्ट्रपति को, तो भारत के राष्ट्रपति के हाथ जो है बंधे हुए हैं, वो केवल औपचारिक रूप से जो है भारत का प्रमुख व्यक्ति होता है, बाकी उसके हाथ जो है कानूनी तौर पे बंधे होते हैं। कई अनुच्छेदों के माध्यम से उनकी जो सीमाएं हैं उसको लिमिटेड कर दी गई हैं। ये भाग 5 में जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका और जो मीडिया है, यह जो है भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार स्तंभ है जिन पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस जो है, मीडिया जो है, इसको बाद में जोड़ा गया संविधान के भाग 5 में। बाकी ये तीनों चीज़ें पहले से डिफाइन थी। तो कार्यपालिका क्या करती है, जहाँ विधायिका का प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना, वहीं पे जो कार्यपालिका है उसका क्या कार्य है, जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार शासन को चलाना। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा जो निर्मित विधि है उस पर अगर कुछ विवाद हो जाता है तो उसका जो है समाधान जो है न्यायपालिका प्रस्तुत करती है। और जो मीडिया होती है वो डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड होती है, इसलिए जनता का जो मतलब जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका करती है उसका जो है एक खाका जो है मीडिया प्रस्तुत करती है जनता के सामने। तो मीडिया का भी बहुत अहम रोल है भारत में। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का हेड या प्रमुख होता है। मतलब जो कार्यपालिका उसका प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति
के बारे में तो कह दिया गया। अब बताइए इनको जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग अनुच्छेदों पे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद जो 52 है आपका, इस भाग का भाग 5 का पहला अनुच्छेद, ये 52 जो है ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उस मतलब एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति का पद जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे इस होना चाहिए था इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वो राष्ट्रपति होगा तथा संघ की सभी कार्यपालिका की जो शक्तियाँ उसमें निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से कर सकता है। यहाँ पे जो पहली लाइन हमने ऊपर लिखी थी कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, तो वही बात यहाँ लिखी गई है। तो यहाँ संसदीय कार्यपालिका जोड़ दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि जो मतलब सभी कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो ये भी आप लोग ऊपर देख ही लीजिए वीडियो में। और इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं करेगा या फिर अपने द्वारा जो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा करवाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका कोई मतलब विधायिका कोई विधि बनाती है, कार्यपालिका उस पर काम करना स्टार्ट करती है, तो उससे पहले राष्ट्रपति को उस पर अपना साइन मुहर लगाना होता है। राष्ट्रपति के पास वो विधि कानून अप्रूवल के लिए जाता है, तभी वो पूर्ण माना जाता है, तभी उस पर कार्यपालिका काम करना स्टार्ट कर पाती है। तो इस प्रकार जो है बिना राष्ट्रपति के अप्रूवल के कोई जो आपके लॉज जो आपके विधेयक होते हैं वो पारित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये अनुच्छेद वही बात बताता है, इसको आप समझिएगा। बाकी आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। देखिए अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है। अब यहाँ अगर ये कह दिया गया कि भारत का अनुच्छेद 52 में कह दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या दिया गया कि उसकी शक्तियाँ मतलब संसदीय शक्तियाँ क्या है, कैसे होंगी, किस तरह से वो अपना स्वयं का या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों का उपयोग करके जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें किस तरह से वो काम करेंगे, उनका रोल क्या होगा। अब उनका निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में अनुच्छेद 54 में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे। मतलब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उस टाइम संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन उनके केवल निर्वाचित सदस्य। देखिए दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होगा कि लोकसभा से 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये जो 2 इधर के लोकसभा के और 12 राज्यसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जो भारत है यहाँ पे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है कि जैसे अमेरिका में है केवल 2 बार बन सकता है और अन्य देशों में है, लेकिन भारत में ये नहीं लिमिट लगाया कि कितनी बार बनेगा। तो अगर मनोनीत सदस्य भाग लेने लगे दोस्तों, तो जिसको राष्ट्रपति ने पहले मनोनीत किया है अगर वो फिर से राष्ट्रपति के पद के लिए उठ रहे हैं, तो जो मनोनीत हुए हैं ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो इस भाव में आके राष्ट्रपति को फिर से निर्वाचन के लिए अपना मतदान दें कि इन्होंने हमको मनोनीत किया था, इसलिए उनको जो है भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। और कौन भाग ले सकता है? तो दूसरे नंबर पे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। देखिए यहाँ पे भी निर्वाचित सदस्य की बात की गई है, क्योंकि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसी प्रकार से सदस्यों को, उसी प्रकार से जो आपकी राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें जो आपके राज्यपाल होते हैं उनको भी जो है अधिकार होता है कि वो अपनी विधानसभाओं में सदस्यों को एक सदस्यों को मनोनीत करें। तो चूँकि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचित करते हैं या उनको बनाते हैं, और राज्यपाल जो है किसी एक सदस्य को मनोनीत करते हैं हर राज्य की विधानसभा से। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से राज्यपाल द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है तो वो भी यही सोचेगा कि हमको राज्यपाल ने मनोनीत किया और राज्यपाल को राष्ट्रपति ने बनाया। तो इस परिप्रेक्ष्य में उनके दिमाग में ये ना आए कि हम इन्हीं राष्ट्रपति को चुनेंगे जिनके द्वारा हमारे राज्यपाल चुने गए थे और उनके द्वारा हम चुने गए हैं। तो इसलिए उनके भी जो है केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये भी आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ एब्सेंस था
जो जिसको मतलब नहीं चुना जाना था, जैसे 2 सदस्य लोकसभा के मनोनीत और 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत, जिनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना नहीं था, निर्वाचन में भाग लेना नहीं था, उनके बारे में लिख दिया गया है। और कौन नहीं ले सकता है, तो भारत की जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली है और पुदुचेरी है, इनकी जो विधान परिषद हैं वहाँ के सदस्य भाग ले सकते हैं। और ये बात अनुच्छेद संविधान में कब जोड़ा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया संविधान में कि दिल्ली के और पुदुचेरी के जो विधान परिषद है वहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो आपको दोस्तों ये चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी। देखिए, अगर आपको ना समझ में आई हो तो इस तरह से हम बता दें कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो 2 भागों में बांटिए, एक हो जाएगा इधर लोकसभा और इधर हो जाएगा राज्यसभा। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 245। और इधर कितने होते हैं, 545। इस 545 में से 2 को घटा देंगे तो बचेंगे कितने, इसमें से 2 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 543 इधर। और इसमें से 12 को घटा देंगे तो 233 बचेंगे इधर, 233। तो ये 233 इधर के और 543 इधर के, और बाकी जो आपके विधान परिषद के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये सब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद 55 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये पूरी निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है इस अनुच्छेद में कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो उसको हम पूरा डिटेल में नहीं आज जानेंगे, आप लोग उसको पढ़िएगा। इस अनुच्छेद को थोड़ा सा हम बता रहे हैं और अगली वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा। तो देखिए, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो इसमें एक पद्धति का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। इस प्रणाली को एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी कहते हैं। तो ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग कल अपनी वीडियो में जानेंगे। जो अगली आने वाली वीडियो होगी हमारी इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल देंगे अनुच्छेद 55 के बारे में कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली क्या है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।